हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू स्टाइलिश स्टडी पॉइंट। हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस की, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। कहने को गाइस 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम इन 25 क्वेश्चन से ही आपको 50 या 70 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर करवा देंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही में गाइस आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन है। ऑप्शन आने वाला है द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर। तो गाइस इसका आंसर आने वाला है द वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो रहते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, जो हमारे करंट के वाइस प्रेसिडेंट है वो है जगदीप धनखड़। और गाइस जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अगर बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर वो नरेंद्र मोदी। अगर हम बात करते हैं स्पीकर की, तो गाइस मैं आपको बताती हूँ राज्यसभा का स्पीकर नहीं होता है, स्पीकर होता है लोकसभा का, ठीक है। और करंट में लोकसभा का स्पीकर कौन है, ओम बिरला। क्वेश्चन पूछ सकता है कि करंट में लोकसभा का स्पीकर कौन है, ठीक है, वो है ओम बिरला। और अगर बात करते हैं जगदीप धनखड़ की, जो कौन से जो है 14th वाइस प्रेसिडेंट। गाइस याद रखना, क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि हमारे इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो आपने ऑप्शन में लगा देना है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, हु अपॉइंट्स द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन आने वाला है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सिलेक्शन कमेटी। क्वेश्चन के कहने का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी, ठीक है, इसको नियुक्त कौन करता है, यानी कि अपॉइंट कौन करता है। तो गाइस इसका आंसर आने वाला है प्रेसिडेंट। और जो हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अगर बात करते हैं हम यूपीएससी की, यूपीएससी को सेटअप कब किया गया था गाइस, इसको किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। तो गैस अगर हम बात करते हैं यूपीएससी करंट की, तो गैस यूपीएससी के करंट में 10 मेंबर, ठीक है, और इसका है 1 चेयरमैन। और इसका चेयरमैन कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। तो गैस आप सब देख सकते हो उधर से कितने क्वेश्चन निकलते हैं कि यूपीएससी को सबसे पहले नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट। बात करते हैं यूपीएससी की कब फॉर्मेशन, कब उसको सेटअप किया गया, उसको किया है 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं, 10 मेंबर होते हैं, और उसका 1 चेयरमैन होता है। और यूपीएससी के करंट चेयरमैन का क्या नाम है, डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो उनमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था, ठीक है, भारतीय संविधान में जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल किया था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, ठीक है, उसके बीच में शामिल करने का उसका क्या उद्देश्य था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो इसका आंसर आने वाला, क्या आंसर आने वाला है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो गैस इसमें अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये किस में आता है, ये आते हैं पार्ट 4 में। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट से रिलेट करते हैं। तो गाइस उसका आंसर रहेगा पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 to 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, देयर आर हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, 5, 10, 15, 20। यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। इसका आंसर आने वाला है 10। तो गाइस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, और जो बात करते हैं 5 की, तो 5 उसके परमानेंट मेंबर हैं। तो वैसे अगर हम 5 परमानेंट मेंबर की बात करते हैं, इसमें आता है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो कभी कभार गाइस पेपर में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विच वन इज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड, मतलब कि सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा एक परमानेंट मेंबर है। क्या पता आपको ऑप्शन में एक चाइना दे दे, बाकी अदर कंट्रीज़ के नाम दे दे। तो वैसे इसलिए आपको 5 परमानेंट मेंबर्स के भी नाम याद रखने हैं। पहला हो गया चाइना, दूसरा हो गया फ्रांस, तीसरा हो गया रशिया, चौथा हो गया यूनाइटेड किंगडम, 5वां हो गया यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, नेशनल पुलिस अकेडमी इन हैदराबाद इज नेम्ड आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि हैदराबाद के राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा गया है। तो वैसे इसका आंसर आने वाला है, किसके नाम पर रखा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है हु इज़ द आयरन मैन ऑफ द इंडिया, तो वैसे आंसर कहा जाएगा उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस अगर हम बात करते हैं नेशनल पुलिस अकेडमी की, तो गाइस इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 8 सितंबर 1948 में।
तो गाइस उस टाइम इसको किस नाम से जाना जाता था, उस टाइम इसको जाना जाता था CPTC, यानी कि सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। तो गाइस उसके बाद 1967 में इसको दोबारा रीनेम किया गया। कब किया गया? 1976 में इसको रीनेम किया गया। रीनेम करने के बाद इसको बोला गया NPA, यानी कि नेशनल पुलिस अकेडमी, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस इसको 1974 में दोबारा रीनेम किया गया। कब किया गया? 1974 में, ठीक है। 1974 में इसको किस नाम से जाना गया? SVPNPA, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। तो गाइस इधर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि NPA को कब रीनेम किया गया, किस किस नाम से। एक बार इसको रीनेम किया गया 1976 में, जब इसको NPA बोला जाता था। इससे पहले कब बनाया गया? 1948 में बनाया गया। जिस टाइम इसको बनाया गया उस टाइम क्या बोला जाता है? CPTC दोबारा बता देता हूँ, इसका मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, द लेजिस्लेचर ऑफ द USA इज नोन एज द कॉमर्स कांग्रेस पार्लियामेंट सेनेट। तो गाइस क्वेश्चन कहने का मतलब कि जो USA का विधानमंडल है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी USA का जो लेजिस्लेचर है उसे हम क्या बोलते हैं। तो वैसे इसका आंसर आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस। जैसे हमारे में पार्लियामेंट बोला जाता है, इनमें कांग्रेस बोला जाता है। देखो गाइस जो हमारी पार्लियामेंट है ना वो जैसे दो में डिवाइड है ना, अपर हाउस या लोअर हाउस, जैसे हो गई लोकसभा या राज्यसभा। वैसे जो अमेरिका की कांग्रेस है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। एक होती है उसमें लोअर बॉडी, एक होती है उसमें अपर बॉडी, ठीक है। जो अपर बॉडी होती है उसको बोलते हैं हम सेनेट, ठीक है, जिसकी जो अमेरिका की अपर बॉडी का नाम है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की लोअर बॉडी का नाम, तो गाइस अमेरिका की लोअर बॉडी का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। याद रखना अमेरिका की जो कांग्रेस है वो भी दो में डिवाइड होती है, एक होती है अपर बॉडी, एक होती है लोअर बॉडी। जैसे हमारी पार्लियामेंट डिवाइड होती है, उसकी अपर बॉडी का नाम है सेनेट और उसकी लोअर बॉडी का है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो गाइस इसकी कैपिटल है वाशिंगटन और इसकी करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? 6 ईयर और द एज ऑफ 60 ईयर विच एवर इज अर्लियर, 5 ईयर और द एज ऑफ 60 ईयर विच एवर इज अर्लियर, 5 ईयर और द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, 6 ईयर और द एज ऑफ 62 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो गाइस क्वेश्चन के कहने का मतलब है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसके अध्यक्ष के कार्यकाल का समय कितना होता है, यानी कि उसकी टाइम का टेन्योर कितना होता है उस चेयरमैन का, ठीक है ना। तो गाइस बात याद रखना, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है इसका अलग होता है, UPSC का अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट पब्लिक कमीशन की। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है इसका होता है 6 ईयर या फिर जो 62 ईयर्स का हो जाए, ठीक है। अगर बात होगी गाइस UPSC की, ठीक है, UPSC के चेयरमैन का टेन्योर क्या होगा UPSC, तो गाइस उसका होगा 6 ईयर या 65, सॉरी गाइस 6 ईयर या जब वो 65 ईयर्स का हो जाएगा, 6 ईयर या 65 और 65 एज ऑफ 65, ठीक है। जब बात होगी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसकी चेयरमैन का टेन्योर क्या होगा 6 ईयर 62 ईयर, ठीक है ना। जब बात होगी UPSC के चेयरमैन का टेन्योर क्या होगा 6 ईयर 65 ईयर, ठीक है ना, 6 ईयर 65 ईयर एज ऑफ 65 ईयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन ACZ आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों की विशेषता है। ऑप्शन आने वाला है 20, 10, 15, 30। तो वैसे इसका आंसर आने वाला है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, हु वाज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 14th राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। ऑप्शन आने वाला है मौर्य कुमार, श्रीधरन, रामनाथ कोविंद, विद्यानाथन। तो वैसे इसका आंसर आने वाला है रामनाथ कोविंद थे। वो कौन थे? 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वैसे बात करते हैं 15th प्रेसिडेंट के। 15th प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस डार्की एट द सेंटर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है विच एक्ट, यानी कि किस अधिनियम ने सेंटर में यानी कि केंद्र में देव शासन की शुरुआत की, यानी कि डार्की की शुरुआत की। तो गाइस इसका जो आंसर रहने वाला होगा वो रहने वाला होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, इसको रिकॉल कर देना कि किस एक्ट ने डार्की को इंट्रोड्यूस किया था सेंटर में। हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन राजस्थान? 25, 28, 30, 20।
तो गाइस क्वेश्चन के कहने का मतलब राजस्थान में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? आंसर आने वाला है इसका 25। तो गाइस ये वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करो, इससे क्या होता है कि बंदे में एक अलग सी हिम्मत आती है। तो गाइस साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, ताकि हर कोई आके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू लोकसभा इज 4, 2, 1, 3। तो इस लोकसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या, यानी कि जो मेंबर नॉमिनेट किए होते हैं उनकी सबसे अधिक संख्या कितनी होती है, यानी नॉमिनेटेड मेंबर की कितनी संख्या होती है। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं गाइस? 2, ठीक है। और वो किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं? वो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। याद रखना, 2 नॉमिनेट होते हैं, वो किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। टोटल मेंबर कितने होते हैं? जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की वो होती है 552, ठीक है। उसमें से 2 हो गए नॉमिनेटेड, ठीक है। अभी 20 हो गए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटी, ठीक है, यूटी। और 530 हो गए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन लोकसभा फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। तो गाइस याद रखना, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं वो 530 मेंबर होते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटी होते हैं वो 20 मेंबर होते हैं। और गाइस जो लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं, यानी कि जिनको चुना जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस करंट की, करंट में कितने मेंबर है लोकसभा में? 543। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट बिकम द सेकंड स्टेट टू एक्सेप्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन व्हाइल लॉन्चिंग ERTI पोर्टल? महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन के कहने का मतलब, कौन सा राज्य ERTI पोर्टल लॉन्च करके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? सबसे पहले बात करते हैं RTI की। RTI क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और गाइस ई पोर्टल को लॉन्च करने वाला, ऑनलाइन करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? दिल्ली। और जो पहला राज्य था वो कौन बना था? महाराष्ट्र। सारी गाइस दिल्ली एक यूटी है, जो फर्स्ट यूटी भी बनी है, दूसरे नंबर पे बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं सेकंड यूटी, सेकंड स्टेट ही रहेगी, ठीक है ना। इसको हम क्वेश्चन में ऐसे कर देते हैं यूटी या स्टेट, ठीक है ना। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र हो गया यूटी, राज्य हो गया स्टेट, ठीक है ना। अब दिल्ली है वो है दूसरे नंबर पे, वो रहेगी यूटी, ठीक है ना। उसने दूसरे नंबर पे RTI ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया, और सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, द ग्रांटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट टू सिटीजन एम्स टू इंश्योरिंग सोशलिस्टिक गवर्नमेंट, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नन ऑफ द अबव। यानी कि नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का उद्देश्य सुनिश्चित कौन करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की सिंपली भी बोल सकते हैं कि जो सिटीजन है उनको फंडामेंटल राइट देने का मेनली उद्देश्य, एम क्या है? तो वैसे इसका आंसर है क्या है? इंडिविजुअल लिबर्टी, बी। वैसे बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट से कौन सा पार्ट डील करता है। तो गाइस याद रखना, फंडामेंटल राइट से कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट 3, ठीक है ना, पार्ट 3। और इसमें कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनएक्टेड? तो गाइस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनएक्ट कब किया गया था? 1975, 1972, 1976, 1978। तो वैसे इसका आंसर रहेगा 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को इनएक्ट किया था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेसिडेंट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो गाइस क्वेश्चन के कहने का मतलब कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वैसे इसका आंसर आने वाला कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो गाइस कभी कभार क्वेश्चन में पूछता है कि अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजेंट नहीं हो तो फिर कौन करेगा, ठीक है। फिर करेगा वाइस स्पीकर। तो गाइस अगर वाइस स्पीकर और स्पीकर दोनों ना हो फिर कौन करेगा? फिर करेगा ड्यूटी चेयरमैन। तो अगर हम बात करते हैं स्पीकर की, लोकसभा के जो स्पीकर हैं करंट में वो हैं ओम बिरला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिसाइड द
असेम्बलिटी ऑफ क्वेश्चन इन लोकसभा ड्यूटी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो गाइस लोकसभा में प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, प्रश्नों की ग्राहक का निर्णय कौन करता है। ठीक है, मतलब लोकसभा में क्वेश्चन कौन पूछ सकता है, तो गाइस इसका आंसर रहेगा स्पीकर। तो गाइस बात अगर हम करते हैं लोकसभा की तो आएगा स्पीकर। अगर बात होगी गाइस राज्यसभा की कि राज्यसभा में क्वेश्चन डिसाइड कौन करेगा, तो गाइस उसमें रहेगा चेयरमैन। तो गाइस एडमिसिबिलिटी का मतलब हो गया स्वीकार्यता। ठीक है ना, अभी गाइस लोकसभा में क्वेश्चन की स्वीकार्यता कौन करता है, स्पीकर। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की क्वेश्चन की स्वीकार्यता कौन करता है, चेयरमैन। ठीक है ना, और राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर, दादरा एंड नागर हवेली, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डोगरी भाषा का मुख्य रूप में बोली जाती है। आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो गैस अगर हम बात करते हैं थोड़ी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, तो गैस ये यूटी कब बनी, 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से JNK एक यूटी बनी। पहले जे क्या था, राज्य। तो गैस जिस टाइम जो राज्य था उस टाइम इंडिया में कितने राज्य थे, 29 स्टेट्स थी। तो गैस जिस टाइम JNK यूटी बना उस टाइम कितने राज्य हो गए, 28, और यूटीज़ कितनी होगी, 9 यूटीज़ होगी। ठीक है गैस, क्वेश्चन को समझना, उस टाइम 9 यूटीज़ होगी, करंट में कितनी यूटीज़ हैं, 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, तो गैस देखो जिस टाइम 29 स्टेट्स थी उस टाइम थी 7 यूटी। ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर 1 यूटी होगी, लद्दाख 1 यूटी होगी, 7 में हुई 2 ऐड, बन गई 9 यूटी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 8 कैसे बनी। ठीक है, 9 से 8 कैसे बनी। तो गाइस ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि करंट में कितनी यूटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इंटर 9 को टिक किया, लेकिन नहीं गाइस, करंट में चल रही है 8 यूटीज़। उन्होंने क्या किया गाइस, देखो 26 जनवरी 2020 को एक बिल को लागू कर दिया गया। उसमें क्या हुआ, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को भी 1 यूटी कर दिया। ठीक है, पहले दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव अलग अलग यूटी हुआ करती थी और वो अब 1 हो गई। ठीक है, अब इसलिए हमारे पास होगी 8 यूटी। तो वैसे अगर मैं आपको 8 यूटी के नाम बताऊं, पहली आती है दिल्ली, दूसरी आती है अंडमान एंड निकोबार, तीसरी आती है चंडीगढ़, चौथी आती है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, 5वीं आती है JNK, 6वीं आती है लद्दाख, 7वीं आती है लक्षद्वीप, 8वीं आती है पुडुचेरी। तो वैसे इधर से याद रखना कब 9 यूटीज़ थी, कब 8 यूटीज़ थी, कब 7 यूटीज़ थी। ठीक है, जब JNK यूटी नहीं बनी थी तब 7 यूटीज़ थी, जब JNK यूटी बनी उसके बाद 9 यूटीज़ हो गई, और अब करंट में 8 यूटीज़ हैं, क्योंकि 26 जनवरी 2020 से एक बिल लागू कर दिया गया जिसको बोला द मर्ज बिल। तो वैसे उसकी वजह से कौन कौन सी यूटी मर्ज हुई, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू, यानी कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, यानी कि पार्ट 3 किससे रिलेट करता है। तो वैसे इसका आंसर रहेगा किससे करता है, फंडामेंटल राइट से। तो वैसे फंडामेंटल राइट्स से कौन सा पार्ट रिलेट करता है, पार्ट 3। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाइज इधर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कौन सा पार्ट रिलेट करता है, पार्ट 4। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज से कौन सा पार्ट रिलेट करता है, पार्ट 4A। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप से कौन सा पार्ट रिलेट करता है, उससे करता है पार्ट 2। तो गैस इधर से मैं आपको बताता हूँ, देखो फंडामेंटल राइट करता है पार्ट 3 से रिलेट। ठीक है, उसमें कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल है, आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन था डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इससे करता है पार्ट 4 से रिलेट। ठीक है, इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, 36 to 51। तो गैस पिछले साल SSC में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कौन सा पार्ट से रिलेट करता है और कौन से आर्टिकल के बीच आता है। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटी, तो कैसे करता है आर्टिकल 4A के साथ, यानी कि आर्टिकल 51 के साथ, पार्ट 4 थे आर्टिकल 51। अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप आता है पार्ट 2 में और आर्टिकल 5 to 11 में। तो गाइस नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज चेंज फ्रॉम द सदार रियासत टू गवर्नर इन 1965 बाय लोकसभा रेजोल्यूशन, द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द पार्लियामेंट, द 6th अमेंडमेंट इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 371। तो गाइस जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट थी उसने सरदार रियासत से एग्जीक्यूटिव हेड में
चेंज कर दिया, ठीक है, सदार रियासत टू गवर्नर से एग्जीक्यूटिव हेड में चेंज कर दिया 1965 में। वो किस वजह से किया? वो किया द 6th अमेंडमेंट इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि जो सदार रियासत थी उसको गवर्नर में चेंज कर दिया गया, ठीक है ना, जो सदार रियासत थी उसको गवर्नर में एग्जीक्यूटिव हेड की तरह चेंज कर दिया गया 1965 में जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट में। वो किस वजह से किया गया? द 6th अमेंडमेंट इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं? 395, 396, 398, 399। तो गाइस इधर बात करें मतलब कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो ऑप्शन रहेगा 395 आर्टिकल हैं। तो गाइस इधर थे 395 आर्टिकल, 12 पार्ट और 8 शेड्यूल। लेकिन गाइस अगर हम बात करते हैं करंट में, तो गाइस करंट में है 470 आर्टिकल, ठीक है, 470 आर्टिकल, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। तो गाइस देखो आर्टिकल ऐड होने का मतलब ये नहीं है पहले 395 आर्टिकल से उसमें एक और ऐड होगा 396 हो जाएगा, फिर एक और ऐड होगा 39, ऐसे नहीं होगा गाइस। देखो आर्टिकल ऐड कैसे होगा, ठीक है, जैसे मान लो कि आर्टिकल 50 है, उसमें आर्टिकल 50A ऐड होगा, आर्टिकल 50B ऐड होगा। इस तरह से गाइस जो करंट में ओवरऑल आर्टिकल बन गए हैं वो बन गया 470 आर्टिकल और 25 पार्ट्स बन गए हैं और 12 शेड्यूल्स बन गए हैं करंट में। हाउ मैनी मेंबर शुड बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द लोकसभा? यानी कि गाइस जो लोकसभा की मीटिंग होती है, यानी कि लोकसभा की बैठक की जाती है, उसमें कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, यानी कि उसमें कितने पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए? ऑप्शन नंबर 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 50% स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, एटलीस्ट 100 मेंबर। तो गाइस इसका सही आंसर रहने वाला है कितने होने चाहिए? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब कि 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए लोकसभा की मीटिंग में। कभी कभार 1/10 नहीं आता, कभी कोई डायरेक्टली मेंबर पूछ लेता, तो कितने होने चाहिए? 55 मेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 14, 15, 20, 25? यानी कि गाइस क्वेश्चन के कहने का भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की सूचीबद्ध किया गया है? तो गाइस इसका आंसर रहने वाला है 22 लैंग्वेजेस। तो गाइस देखो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज को लिस्टेड किया गया? 22। लेकिन गाइस ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज को किया गया था? 14 लैंग्वेज। तो गाइस कभी क्वेश्चन में पूछेगा ना ओरिजिनली, तो गाइस सीधा आंसर होगा 40। लेकिन गाइस अगर पूछेगा हाउ मैनी लैंग्वेजेस, टोटल 22। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो गाइस लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? ठीक है, M.A. अयंगर, फिर N. संजीवा रेड्डी, गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार हुकम सिंह। तो गाइस पहला स्पीकर लोकसभा का कौन था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस ऑप्शन रहने वाला है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गाइस अगर हम बात करते हैं करंट स्पीकर कौन है लोकसभा का? ओम बिरला। तो गाइस अगर बात कर ले कि फर्स्ट चेयरमैन कौन था राज्यसभा का, तो पहला चेयरमैन कौन था? डॉक्टर S. राधा कृष्ण। ठीक है, अगर बात करते हैं हम करंट की चेयरमैन की, तो वो है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अक्रॉस स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? 311, 324, 356, 370। तो गाइस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एंड कश्मीर राज्य को एक स्पेशल स्टेटस देता था? ठीक है, उस टाइम जो राज्य था तो उस टाइम स्पेशल स्टेटस देता था, तो कौन सा देता था? आर्टिकल 370। अब ये यूटी बन गया तो आर्टिकल 370 टूट चुका है। और ये कब टूटा था? 31 अक्टूबर 2019 में। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन गई थी। तो उधर से 3 यूटी बनी थी, जम्मू कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।